जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इन दोनों ने मिलकर ही लड्डू में नशे की दवाई डालकर आप लोगों को खिलाई थी। मैं अभी उसे देख ही रहा था तो कभी तिवारी को और कभी बरामदे में पड़े हुए उन दोनों को। बात साफ थी, पंचनामा बन चुका था। सभी इस बात को मान भी चुके थे, लेकिन मेरा दिमाग अब भी इस बात को सही मानने को तैयार नहीं था। प्राण ठाकुर इतना भी पागल नहीं था कि खुद ही अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर अपने गुनाहों को रिकॉर्ड होने दे। वहीं वो इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं था कि अपने हाथ में आया हुआ इतना बड़ा मौका यूं ही छोड़ दे। उसके सारे दुश्मन उसके सामने ही थे, सभी लाचार थे। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। मैं ये बात कैसे मान सकता था कि प्राण हमें बेहोश करने के बाद 2 मंजिल चढ़कर छत में जाकर इतनी पीता है कि वहाँ से गिर जाता है। यही नहीं, उसका दोस्त जो कि एक मंत्री है, वो भी ऐसी बेवकूफी कर डालता है। मुझे इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का आभास हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी केस वहीं क्लोज करने की बात कह दी। इसके ऊपर अब कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी। वैसे भी चीजें बिल्कुल साफ थी। ठाकुर के पास हमें बेहोश करने की मजबूत वजह भी थी और मंत्री भी ठाकुर के गुनाहों में बराबर का हिस्सेदार रहा था, जिसका पता सभी को था। लेकिन ठाकुर के कारण कोई उसे कुछ बोलता नहीं था। मैं अपने घर के सोफे पर बैठा हुआ यही सब कुछ सोच रहा था तभी। क्यों जीजू, क्या सोच रहे हो? मेरे ख्याल से शादी की तैयारी के बारे में ही सोच रहे होंगे। भावना की खनखनाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने आंखें खोली तो सामने भावना और चंपा थी। शादी की बात सुनकर चंपा थोड़ी शर्मा गई थी। ठाकुर को मरे 5 दिन हो चुके थे। मैं और चंपा दोनों ही बेहद बिजी थे। कारण था कि ठाकुर की अंत्येष्टि का कार्यक्रम। विक्रांत और भावना हवेली में रहने चले गए थे। वहीं चंपा भी उनके और पूनम के साथ वहीं रह रही थी। डॉक्टर और मेरी भी वहीं रह रहे थे, वो शहर वापस नहीं गए थे। आज चंपा और भावना चंपा के कपड़े लेने यहाँ आए थे। कुछ नहीं, बस आओ बैठो ना, मैं अपने कपड़े समेटती हूँ, तू अपने और अपने जीजू के लिए चाय बना ले। चंपा बेडरूम की ओर बढ़ी। अरे, पूरे कपड़े ले जाने की क्या जरूरत है? मैंने बैठे बैठे ही कहा। जीजू, अब तो ठाकुर नहीं रहे। मोंगरा दीदी को दिए वचन का भार भी आपके ऊपर नहीं है, तो अब चंपा दीदी आपके साथ इस घर में तभी रहेंगी जब आप बारात लेकर हवेली आओगे और शादी करके इन्हें यहाँ लाओगे, समझे? तब तक के लिए मैं अपनी दीदी को ले जा रही हूँ। भावना मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। ओ, तो ये बात है। मैं भी मुस्कुराता हुआ अपने बेडरूम में गया, जहाँ चंपा अपने कपड़े एक बैग में डाल रही थी। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे छोड़िए ना, भावना आ जाएगी, चंपा ने मुझसे कहा। तुमने उस दिन कहा था कि हवेली से वापस आते ही तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़ दूं, लेकिन आज वापस आई हो। क्या करूं? भावना और पूनम माँ ने आने ही नहीं दिया। और सुना ना भावना ने क्या कहा? अब तो उस रात में ही मेरे दुल्हन वाला श्रृंगार बिगड़ना बच्चू। वो कसमसाते हुए मेरी पकड़ से अलग हो गई और मुझे चिढ़ाते हुए जीभ दिखाने लगी। अच्छा जी, वैसे एक चीज बताओ कि हमारी शादी में मोंगरा और बलवीर आएंगे कि नहीं? मेरी बात सुनकर चंपा के चेहरे की हंसी गायब हो गई। ये क्या बोल रहे हो चंपा? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। प्राण और सेठ ऐसे ही नहीं गिर सकते, उन्हें किसी ने वहाँ से प्लान करके गिराया है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई। आप और आपकी ड्यूटी बस हर समय यही चलते रहता है क्या? अगर आपको लगता कि उन्हें मोंगरा और बलवीर ने गिराया है तो ढूंढ लो उन्हें, बात खत्म। और अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। ठाकुर जा चुका है तो अब तुम्हें हमारी शादी के बारे में सोचना होगा, वरना रहना यूं ही अकेले इस घर में।
और शादी से पहले मुझे छूने की सोचना भी मत। वो इठलाते और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलकर किचन में जा घुसी। मुझे उसकी अदा पर बेहद ही प्यार आया। मेरे होठों पर मुस्कान भी आ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस भी उठी कि हो ना हो मोंगरा और बलवीर अब भी जिंदा है और उन्होंने ही ठाकुर को मारा है। और मुझे लगता था कि चंपा ही नहीं, भावना, विक्रांत, तिवारी, डॉक्टर, यहाँ तक कि पूनम भी इन सब में शामिल थे। लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। किसी नतीजे पर बिना सबूत के पहुंच जाना मेरी फितरत भी नहीं थी, और ठाकुर कोई दूध का धुला भी नहीं था कि मैं उसको इंसाफ ना दिला पाने की वजह से दुखी फील करूं। लेकिन मुझे सच जानना था, क्योंकि यही तो मेरा काम था। ठाकुर को मरे हुए 30 दिन ही हुए थे कि हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। वजह थी मेरी और चंपा की शादी। चंपा का कन्यादान पूनम कर रही थी और शादी के जश्न में कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए 10 दिन पहले से ही विक्रांत और डॉक्टर दिन रात लगे हुए थे। मेरे माता पिता भी वहां आ चुके थे। उनके अलावा मेरी तरफ से और कोई नहीं आया था। कोई था भी तो नहीं। मेरी बारात मेरे सरकारी क्वार्टर से हवेली तक गई। मेरे माता पिता कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे, जबकि मुझे लगा था कि मेरी शादी की बात सुनकर उन्हें शौक लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब मुझे पता चला कि मेरे माता पिता पहले से सभी को जानते थे और इस रिश्ते से बेहद ही खुश थे। वो लोगों से ऐसे मिल रहे थे जैसे उनका इनसे बहुत पुराना राब्ता रहा हो। तिवारी ने मुझे बताया कि पहले मेरे माता पिता पिताजी के कारोबार के चाहते यहाँ हवेली आया करते थे, इसलिए जब मेरी माँ पूनम से मिली तो गले मिलकर और गला फाड़कर रोने लगी। वहीं मेरे पिताजी जब विक्रांत, डॉक्टर और तिवारी से मिले तो बेहद ही आत्मीयता के साथ मिले। इतने दिन हो गए थे मुझे यहाँ काम करते, लेकिन पिताजी ने कभी नहीं बताया था कि उनका हवेली से और यहाँ के लोगों से इतनी घनिष्ठ जान पहचान थी। मेरे पिताजी ने बस ये कहा कि ठाकुर प्राण सही आदमी नहीं था और इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। आखिर सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं पूरी शादी यही इंतजार करता रहा कि कहीं मोंगरा और बलवीर मुझे दिख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी कोई सुगंध भी मुझ तक नहीं आई। हवेली का वो कमरा पुता जो कि बेहद ही बड़ा था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार बिस्तर था, जिस पर मेरी दुल्हन सजी हुई और शर्माए हुए बैठी थी। उसके पास ही कुछ लड़कियां भी बैठी थी, जिनमें एक भावना थी, बाकी सब उसकी सहेलियां। जाते ही वो मेरी टांग खींचने लगी और मेरा पर्स खाली करवाकर ही दम लिया। वो लोग हंसते हुए बाहर भाग गई। चंपा के साथ कई महीनों से मेरा जिस्मानी रिश्ता रहा था। हम साथ ही रहा करते थे, लेकिन पता नहीं आज फिर भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं उसके पास ही बैठा हुआ था, वो घूंघट में थी। जब मैंने वो घूंघट उठाया तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। तुम रो रही हो? उसने नजरें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल के कारण और भी बड़ी लग रही थी। आंखों में अब भी पानी भरा हुआ था, जो उसकी साफ आंखों को और भी उजला बना रहा था। आज मुझे वो मिल गया जिसका मैंने इतने दिनों से सपना देखा था। ये खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली और उसके इस भोलेपन में मैं अपना दिल हार बैठा। मेरे होठ उसके होठों के पास जाने लगे थे और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, और कुछ ही देर में कमरे में बस चूड़ियों और की आवाजें ही फैल रही थी। 1 महीना बीत चुका था। मेरे ट्रांसफर का आदेश आ चुका था। अब मेरे दिमाग से ठाकुर, मोंगरा और बलवीर की बातें भी अब निकल गई थी। तिवारी जी ने भी अपना रिटायर ले लिया था और मैं भी अब नई जगह जाने से पहले कुछ दिन के लिए कहीं घूमकर आने की फिराक में था, तो मैंने भी छुट्टी का आवेदन डाल दिया, जो कि सक्सेस भी हो गया। मैंने चंपा को बता दिया था कि मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ। जब मैं घर आया तो माहौल ही अलग था। मेरे आते ही चंपा मुझसे लिपट गई। अरे क्या हुआ?
जीजू आप लोगों की लॉटरी लगी है। भावना खुशी से झूम रही थी। क्या? मैं चौंका। हाँ, आपको याद है हमने कुछ दिन पहले ही एक ट्रेवल एजेंसी की लॉटरी ली थी मॉल से। चंपा ने मुझे याद दिलाया। एक शाम हम मॉल घूमने गए थे और वहाँ एक काउंटर में नए खुले एक ट्रेवल एजेंसी वाले लॉटरी बेच रहे थे। लकी विनर को कनाडा का ट्रिप फ्री था। हाँ, याद आया, तुमने वो खरीदी थी राइट? क्या नाम था एजेंसी का? मैं याद करने की कोशिश करने लगा। मिस एंड मिस्टर भल्ला ट्रेवल एजेंसी। हम वो जीत गए। चंपा के चेहरे पर आपर खुशी थी, साथ ही मैं भी खुश हो गया। वाह, क्या बात है, आज ही मेरी छुट्टी भी मंजूर हो गई। वैसे कब निकलना है और कितने दिन का ट्रिप है? वही 10 दिन 10 रात का, और हमें आज ही रात को निकलना होगा। अब ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वीसा वगैरह? मैंने अपनी दुविधा बताई। ओहो जीजू डोंट वरी, पासपोर्ट रेडी था तो वीसा का जुगाड़ डैडी ने कर दिया है। आज रात मुंबई के लिए निकलो, वहाँ से कल सुबह की फ्लाइट है। भावना की बात से मैं ताज्जुब में पड़ गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ठाकुर विक्रांत के भी बहुत कनेक्शंस है। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बड़ी सी गाड़ी हमारे स्वागत के लिए लग गई थी। वहाँ से हमें एक होटल ले जाया गया, जहां हमें बताया गया कि ट्रेवल कंपनी के मालिक मिस्टर और मिसेस भल्ला पर्सनली हमसे मिलने आने वाले हैं। मुझे ये सब थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये सब किया जा रहा होगा। हम सफर से बहुत ही थक चुके थे तो हमने भी आराम करने की सोची। शाम होने पर हम होटल के एक हिस्से में गए, जहां हमसे मिसेस और मिस्टर भल्ला मिलने वाले थे। मैं नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में था, वहीं चंपा ने फूलों वाली एक स्कर्ट डाल रखी थी। हमारे टेबल से नजारा बेहद ही शानदार दिख रहा था। सामने समुंदर था और ठंडी हवाओं का सुकून भी। मैं चंपा का हाथ पकड़े हुए कुछ बैठा हुआ समुंदर को ही देख रहा था। यार, ये लोग कितने समय आएंगे, मैं वॉशरूम से आती हूँ। चंपा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैं अब भी समुद्र को देख रहा था, साथ ही मैंने 2 कॉफी के ऑर्डर भी दे दिए। ऐसे सुनहरे मौसम में और सुकून भरी जगह में बैठकर कॉफी पीने का आनंद ही कुछ और था। मैं आराम से चुस्कियां ले रहा था। 5 मिनट ही हुए थे कि चंपा वापस आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मेरे हाथों में अपना हाथ रखा। वो लोग अभी तक नहीं आए ना? उसकी आवाज सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा। मैं उसे बहुत ही बारीक नजरों से देख रहा था। हमारी आंखें मिल गईं और मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। क्या हुआ? उसने मुझे यूं देखता पाकर कहा। मुझे पता था और अब यकीन हो गया है। उसने मुझे थोड़े आश्चर्य से देखा। किस बात पर? मेरे होठों की मुस्कान और भी गहरी हो गई कि तुम दोनों जिंदा हो। उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है तुम्हें? उसकी बात सुनकर मैं जोरों से हंस पड़ा। अब बहुत हो गया मोंगरा, अब मैं अपनी जान को आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर भी मुस्कान खिल गई, जो और भी चौड़ी हो गई। बलवीर कहाँ है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ से एक और इशारा किया। उधर से चंपा और बलवीर चलते हुए आ रहे थे। दोनों के होठों पर मुस्कान थी। चंपा और मोंगरा ने एक ही ड्रेस एक ही तरीके से पहन रखी थी। बलवीर पूरे सूट बूट में था। उसके धाकड़ शरीर पर वो कपड़े कसे हुए थे। वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ही लग रहा था। तुम जीत है, इसने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। मोंगरा की बात सुनकर चंपा खुशी से उछल पड़ी। देखा, मैंने कहा था कि मेरा अजय अब धोखा नहीं खाएगा। वो आकर मुझसे लिपट गई। वहीं थोड़ी देर बाद ही बलवीर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। कितने दिन से मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता था भाई।
उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका जरूर, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हम चारों आराम से वहाँ बैठे अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ पूछना है, आखिर मैं अपने को कब तक रोक पाता। अरे पूछ लेना यार, मेरी बहन इतने दिनों बाद मुझे मिली है, थोड़ी बातें तो करने दो। मोंगरा ने मुझे झड़पा और चंपा हंस पड़ी। ऐसे तुम्हारे लिए कई सरप्राइज है हमारे पास, चंपा ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। मैंने उसे तिरछी निगाहों से देखा और वो थोड़ी शर्मा गई, लेकिन तुरंत ही मुझे अपनी जीभ दिखा गई। थोड़ी देर तक चंपा और मोंगरा दुनिया जहान की बातें करती रही। वहीं बलवीर के मुझे एक अजीब बदलाव दिख रहा था, वो मुझे बड़े ही प्यार से देख रहा था। कुछ देर के बाद मैं फिर से फूट पड़ा। अब तुम दोनों का हो गया हो तो ये तो बता दो कि ठाकुर को तुमने कैसे मारा। मेरा तो सोच सोच कर ही सर दर्द हो गया है, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तुम दोनों बच कैसे गए, जबकि मेरी गोली भी तो तुम्हें लगी थी। मेरी बात सुनकर मोंगरा थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी एक वेटर वहाँ ड्रिंक लेकर आया। इसे पहचानते हो? मोंगरा ने वेटर की तरफ इशारा किया। सलाम साहब। वैसे तो वेटर पूरे कोट टाई पहने हुए था, लेकिन जब वो हंसा तो तंबाकू से लाल हुए दांत दिख ही गए। हम तुम्हारे ही गैंग का मेंबर है, यानी सबको यहाँ बुला लिया है। इतना कुछ कर लिया तो इसके दांत भी साफ करवा देती। मेरी बात सुनकर सभी हंस पड़े। 2 दिन बाद ही अपॉइंटमेंट है साहब डेंटिस्ट के पास। जेल से छूटकर सीधे यहाँ ही आ गया। वो फिर से दांत दिखता हुआ वहाँ से चला गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मोंगरा। मोंगरा ने अंगड़ाई ली और बोली, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम सब ने मिलकर ये किया है। हाँ, इतना तो समझ आ ही गया, लेकिन कैसे? वो फिर से मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। जब तुमने वहाँ मुझे घेरने का प्लान बनाया और ठाकुर के लोगों को भी बुलाया, तो हमें ये पहले से पता था कि तुम छूटते ही ऐसा कुछ करोगे। और जिंदा रहते हुए मैं ठाकुर तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो मैंने भी मरना ही ठीक समझा। चंपा ने मेरे भेस में जाकर तुम्हें छुड़ा लिया। तुमने सोचा था कि पुलिस काफी नहीं होगी तो ठाकुर के लोग नीचे होकर घेर कर रखेंगे, और तुमने उन्हें भी बुला लिया। तुम्हारे प्लान बनाते समय मैं वहीं मौजूद थी, तुमसे थोड़ी ही दूर। तिवारी जी और डॉक्टर के पास रखे माइक से तुम्हारी हर बातें सुन रही थी। मुझे पता था कि रणधीर कभी भी नीचे बैठकर मुझे गिरफ्तार होने नहीं देगा, वो ऊपर आकर मुझे मरना चाहेगा। हमने इसी बात का फायदा उठाया। प्लान तो मेरे और बलवीर के मरने का और ऊपर से गिरने का पहले ही बन चुका था, तो नीचे सारे इंतजाम कर दिए गए थे। खाई के नीचे हमने जाल और पेड़ पहले ही बिछा दिए गए थे, क्योंकि पैराशूट वहाँ काम नहीं कर पाता। हमने इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर ली थी, ताकि समय आने पर हम परफेक्ट लैंडिंग कर सकें। अब जब रणधीर ऊपर जा रहा था, तो तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से डॉक्टर, तिवारी जी और चंपा से मिली। तिवारी जी ने मुझे बताया कि तुम उनकी ही गन अपने साथ ले गए हो, जिसमें नकली गोलियां उन्होंने पहले से ही भर कर रखी थी। बस बात रणधीर की थी कि उसका क्या करना है। वो अपनी असली गोली ही चलाएगा, इसलिए हमने फैसला किया कि उसके आने तक और अटैक करने तक मैं अजय से बचकर रहूंगी, जबकि बलवीर ऐसी जगह खड़ा होगा जहां से उसको गोली मारने से रोका जा सके, और फिर मैं अपनी गोलियां उसके ऊपर उतार दूंगी। बदले में तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा मुझे गोली मारने का। मुझे गोली लगेगी जो कि नकली गोलियां होंगी, और मैं नीचे गिरूंगी, और साथ ही बलवीर भी मेरे पीछे कूद जाएगा। बस वही हुआ, बात खत्म। वैसे तो मेरे होठों पर मुस्कान थी, लेकिन मैं अपने काम का पक्का इंसान था। अगर ये इंडिया होता तो मैं अब तक इन्हें गिरफ्तार कर चुका होता। मैंने एक गहरी सांस ली। सबने मिलकर मुझे अच्छा पागल बनाया था। और ठाकुर, हमने बहुत सोचा कि आखिर उसे कैसे मारा जाए। तब तक बलवीर छिपकर वहीं था और ठाकुर के ऊपर नजर रखे था।
लेकिन वो हवेली में घुसकर उसे नहीं मार सकता था। बलवीर वही था मतलब। तुम कहाँ थी? मैं थोड़ा चौंका। अरे मैं कनाडा में जो थी यार, तुम्हारी बीवी को मल्टीनेशनल कंपनी ने जॉब ऑफर किया था, भूल गए क्या? मैं कभी मोंगरा को तो कभी चंपा को अवाक सा देख रहा था। मतलब तुम चंपा की जगह उस जॉब को ज्वाइन करके यहाँ आ गई। हम इंटरव्यू देना और जॉब लगना कठिन होता है, जॉब करना नहीं। मोंगरा जोरों से हंस पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।